कि भाई हमें आज़ादी मिलेगी, और हर नागरिक ने, देश के नागरिक ने जो स्वप्न संजोए थे, जो कल्पना की थी, जो खुशियाँ उसके मन में उठी थी आज़ादी के बाद, उस परिवेश को कवि धूमिल ने यहाँ पर चित्रित किया है। और एक कड़वे सच्चाई को, एक कटु यथार्थ को यहाँ पर अनेक बिंबों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमने जो कुछ देखा था, या जो सपने संजोए थे, जो कल्पनाएं की थी, जो उम्मीदें हमारे भीतर जगी थी, जिसको देखकर हम हर्षित हुए थे, पुलकित हुए थे, वे सब बातें किस हद तक पूर्ण हुई हैं, इसी पटकथा को कवि ने यहाँ पर अब प्रस्तुत किया है। अब देखिए, अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है। अब न कोई किसी का खाली पेट देखता, न थर थर आती हुई टांगे, और न ढला हुआ सूर्यहीन कंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता। मतलब कहने का मतलब कि अब जो स्वप्न हमने सजोए थे वो कहाँ तक पूर्ण हुए, अर्थात वे सारे स्वप्न जो है केवल कपोल कल्पना एक मात्र रह गए हैं। इसी की पीड़ा, इसी वेदना, इसी दर्द को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है कि अब ना किसी के दुख से कोई व्याकुल होता है, और न किसी के खाली पेट जो है किसी की संवेदना को व्यथित करता है या उसको जगाता है, न ढले हुए जो सूर्य के बाद में जो एक कंधा लटका हुआ, अर्थात जो श्रम, परिश्रम और मजदूरी के बाद में जो थका हुआ, श्रीहीन हुआ चेहरा जो है किसी के मन में कोई दया भाव अब नहीं जगाता है। मतलब इसकी तो हमने कल्पना नहीं की थी। यही पीड़ा, यही वेदना यहाँ व्यक्त है। सबने भाईचारा भुला दिया है। कभी अत्यंत व्यथित है कि हमने आज़ादी के बाद क्या इसी की कल्पना की थी? आज़ादी हमने इसलिए पाई थी क्या? अनेक प्रश्न जो अनुत्तरित है इस कविता के माध्यम से यहाँ पर उद्घाटित होते हैं हमारे समक्ष। और आप देखिए कि आत्मा की सरलता को मारकर ऐसा लगता है कि मानो सबकी आत्मा एक जो है मृतप्राय हो गई है, मर गई है। संवेदना शून्य जो है होता मनुष्य है, उसकी ओर यहाँ पर कवि इशारा करता है कि किसी के दुख, किसी का दर्द, किसी की पीड़ा किसी को व्याकुल नहीं करता। सबको अपने अपने काम होने से मतलब है, सबको अपने स्वार्थ पूर्ति से यहाँ पर मतलब है। सब एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और दया का भाव यहाँ पर भुला बैठे हैं। सुला दिया है सहानुभूति और प्यार। अब ऐसा छलावा है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे को अकेले अंधेरे में ले जाता है, उसके पीठ में छुरा भोंक देता है। मतलब कहने का मतलब है कि अब केवल जब तक उसका स्वार्थ पूर्ति होती है तब तक वो अपना मतलब उस व्यक्ति से रखता है, अन्यथा ऐसा वो व्यवहार करता है कि जैसे पीठ में छुरा भोंकने की तरह व्यवहार। मतलब उसको धोखा देना, उसको अपने मीठी मीठी बातों से उलझा करके अपना काम, अपना स्वार्थ पूर्ण करने के बाद में उसको क्या कर देना, त्याग देना या उससे छुटकारा पा लेना। इसकी तो हमने कल्पना नहीं की थी। ठीक उसी मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है, मरम्मत करें। मतलब देखिए कि एक बिंब यहाँ प्रस्तुत करते हैं कवि धूमिल। वो कहते हैं कि हमारी जो संवेदनाएं, हमारे मन जो है किस प्रकार से हो गए हैं। आज़ादी के बाद क्या जो परिवेश है वो किस प्रकार से, ये तत्कालीन परिवेश को चित्रित कविता है। हालांकि संवेदना के संदर्भ समय के अनुसार अब परिवर्तित होते जा रहे हैं। अनेक प्रकार की जो है समस्याएं, अनेक प्रकार की पीड़ाएं विभिन्न रूपों में, अनेक प्रकार की जो समस्याएं पहले थी वो विभिन्न प्रकार के रूप बदल करके हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है। कि देखिए ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई मोची, एक देहाती बेचारा जो समझ नहीं पाता है, जो बिल्कुल भोला है, मासूम है, उसकी मासूमियत को वो अपने अर्थ कमाने को एक जरिया बनाता है और उसे बुलाता है और क्या करता है कि उसकी जो जूतियाँ हैं उसमें क्या करता है, मरम्मत के नाम पर, जो टूटी फूटी जूती है उसके मरम्मत के नाम पर उसको बुलाता है बड़े प्यार से गुजरते हुए, और अपनी बातों से उसको भ्रमित करके उसके रबर के तल्ले में, उसकी जो जूती में रबर का तल्ला लगा उसमें काफ़ी सारी जो है 3 दर्जन पुल्लियाँ ठोंक देता है, लोहे की 3, और बाद में वो जो है कीलें जो है उसको बाद में तकलीफ देती हैं। इस प्रकार से उसकी भावनाओं के साथ में वो छल करता है। ऐसे छल कपट और इन सब चीज़ों को पटकथा के माध्यम से कवि यहाँ पर धूमिल जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। ठोक देता है उसके नहीं, वो कहता है कि भाई वो देहाती बेचारा वो मना भी कर रहा है कि भाई इस प्रकार से तुम ठोक, लेकिन वो फटाफट उसकी जो है रबर का जो तल्ला है उसमें कीले ठोक देता है और डपट कर, और फिर बाद में उससे डपट करके जो काम उसने किया नहीं
उसका पैसा वो वसूल करता है अपनी केवल अर्थ कमाने के नाम पर। ऐसा लगता है मानो सामाजिकता का भाव बिल्कुल रहा नहीं है और एक मनुष्यता का भाव जो है या मनुष्यता का जो धर्म, मनुष्य होने का जो धर्म है वो बिल्कुल भीतर से उसने भुला दिया है और केवल वो अपना पैसा कमाना ही एक मूल जो है मंत्र उसके जीवन का रह गया है। डपट कर पैसा वसूलता है। गरज ये कि अपराध अपने यहाँ एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, किस खाद और बीज, किस खाद के द्वारा पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। मतलब देखिए, आत्मीयता की खाद, मतलब उसको आत्मीयता के झांसे में लेकर के उससे प्रेम व्यवहार बनाते हुए वो उसके साथ में धोखा मनुष्य करता है। उसे पता ही नहीं चलता, जो सीधा साधा जो भोला भाला व्यक्ति है, जो बाद में महसूस करता है कि उसे कितना ठगा गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जूते की उसकी जो तलियां हैं उसके अंदर उसने खूब सारी कीलें मोची ने ठोक दी है और उसको वो तकलीफ अवश्य देंगी। वो मना भी कर रहा है, देहाती जो एक सीधा साधा व्यक्ति है, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, भोला भाला व्यक्ति है, लेकिन उसको वो बुलाता है और डपट करके पैसा वसूल करता है। ये पीड़ा और यही वेदना है आज के संदर्भ में यहाँ पर कवि ने इस कविता में प्रस्तुत की है। जो आज़ादी के बाद की स्थितियाँ हैं, उस कटु यथार्थ को उस पर यहाँ पर यह तीखा व्यंग कविता के माध्यम से कवि ने किया है पटकथा में। देखिए कि आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मैंने देखा एक जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हथियारों के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोधूली में घर लौटते हुए मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हरी भरी हरियालों के बीच में मनुष्य जो है भ्रमित हो रहा है, क्योंकि सच्चाई वहाँ पर कुछ और ही है और हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बन करके लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोदूली में घर लौटते हुए मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज़ को सही जगह नहीं रहने दिया है, न संज्ञा, न विशेषण, न सर्वनाम। एक समूचा और सही वाक्य टूट कर क्या हो गया है, बिखर गया। मतलब जो चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए थी, जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसके स्वप्न सजोए थे, तो कभी यहाँ पर उदाहरण देता है कि ना तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जिस प्रकार से एक वाक्य विन्यास को सही रूप देते हैं, एक वाक्य विन्यास जिसके द्वारा अस्तित्व पाता है या पूर्ण आकार पाता है, अगर उसका सही प्रयोग नहीं किया जाए तो जैसे वाक्य बिखर जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है संवाद बिखर रहे हैं। संवेदन शून्यता के कारण से जो है मानवीयता जो है तार तार हो रही है। कई जगह जो है एक दूसरे को मनुष्य जो है धोखा देने में लगा हुआ है और उसके अंदर से मानो आत्मीयता का भाव बिल्कुल लुप्त हो गया। यही पीड़ा और यही वेदना इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत सूक्ष्मता के साथ में यहाँ पर व्यक्त की है। उनका व्याकरण इस देश की शिराओं में छिपे कारकों का हत्यारा है। उनकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वे लोगों की जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और भोले भाले लोगों को क्या है एक तरह से ठगते हैं। उनके साथ आत्मीयता, प्रेम, स्नेह का भाव दिखाते हुए उनके साथ छल, धोखा और कपट जो है छिपा रहता है। उनके मूल जो उनका उद्देश्य है उसमें आत्मीयता का भाव नहीं होता, दिखावा जरूर वे आत्मीयता का करते हैं। देखिए, और उनके लिए कैसे नारे, भूख से मरा। यदि आदमी कोई भूख से मर जाता है तो उसको जो है उसके प्रति किसी को कोई दया नहीं, लेकिन उसको क्या है उन्होंने अपनी जो है स्वार्थ सिद्धि का एक माध्यम बना लिया है। ये यहाँ पर कवि का आशय है कि विज्ञापन उसका जरिया है, मतलब अपनी जो है स्वार्थ सिद्धि या अपनी बात को मनवाने का जो तरीका है। अब देखिए, वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो स्वार्थ पूर्ति करना जानते हैं, उन्हें ये पता होता है कि किसको किस माध्यम से उसको जो है छला जा सकता है या मूर्ख बनाया जा सकता है। हर प्रकार का जो है हथियार उनके पास में है, हर प्रकार के हथकंडे वे अपनाते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। सामान्य जो मनुष्य है बेचारा उनके जो है लोक लुभावने जो है विज्ञापन है, लोक लुभावनी जो बातें हैं, मीठी मीठी जो स्नेह से भरी बातें हैं, जो वास्तव में एक छलावा है, उसमें वो आ जाते हैं। और अब देखिए
कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेकते हैं, जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ हड्डी गायब हो जाती है, वे मुस्कुराते हैं और दूसरों की आंख में झपटती है। मतलब कितना कड़वा जो है सच्चाइयाँ व्यंग छिपा हुआ है कि वो जिसकी पीठ ठोकते हैं वो ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से चापलूसी का जो जिनका व्यवहार है उनके लिए अपनी स्वार्थ सिद्धि स्वार्थ पूर्ति का एक वो माध्यम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वो तैयार करके रखते हैं कि जो उनकी बात को चाहे वो गलत हो उसकी वो वाह करते हैं, जिनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मतलब उनके व्यक्तित्व में कोई स्थायित्व नहीं होता, जिसका पलड़ा भारी होता है वो उस और मुड़ जाते हैं। इस तरफ कवि ने यहाँ पर पटकथा में व्यंग्य किया है। करवट बदलकर सो जाती, मैं देखता रहा, हर तरफ ऊप थी, संशय था, नफरत था, हर तरफ आदमी अपनी ज़रूरतों के आगे असहाय था, उसमें सारी चीज़ों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी। मतलब वो कहता है कि आज़ादी से पूर्व जो हम सोचते भाई आज़ादी मिलेगी, हम ये करेंगे, हम इस प्रकार की जो हमारी कल्पना है उनको साकार करेंगे, हमने जो सपने देखे उनको पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारा हवा, हमारा पानी, हमारी ज़मीन, सब कुछ हमारा अपना होगा, लेकिन कुछ भी तो अपना नहीं नज़र आता है। कभी मन यहाँ व्यथित है और उसी कटु सत्याई को कभी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। कहता है कि बहुत कुछ बदलने की उसके मन में रोष है, आक्रोश है, उद्वेलन है, एक व्याकुलता है, बेचैनी है, गुस्सा भी है उसके भीतर, लेकिन वो असहाय है, वो कुछ कर नहीं पाता है। और एक तथ्य, एक मिश्रण आग और आंसू और हाय का। मतलब क्या कहता है कि गुस्सा और उसके भीतर इतना अधिक भरा हुआ है कि वो बहुत कुछ बदलना चाहता है, लेकिन आसपास का परिवेश, आसपास का माहौल और ऐसे जो लोग जो उसे कुछ करने नहीं देते हैं या उसके कुछ करने से पहले ही उसके बीच में बाधक बन करके आ जाते हैं, तो वो जब असहाय महसूस करता है अपने आप को, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है, तो वो गुस्से के कारण, जो आक्रोश के कारण जो आंसू उसके आंखों में आते हैं, और एक तरफ तो आग भीतर जो है गुस्से की आग भरी हुई है और एक तरफ आंखें जो उसकी नम है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इसका मतलब इसकी दयालु बेचारगी, यहाँ व्यक्ति की बेचारगी को कवि यहाँ पर व्यक्त करता है कि वो कितना अपने आप को असहाय महसूस करता है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ उसने सपने सजोए थे, लेकिन वो कुछ भी पूर्ण नहीं हुए। इस तरह एक दिन जब मैं घूमते घूमते थक चुका, मतलब एक पटकथा शीर्षक है कविता का, और उस जैसे पटकथा किसी फिल्म की या नाटक की लिखी जाती है, उसमें जो एक रील घूमती रहती है आंखों के सामने, चित्र घूमता है और पिक्चर चलती रहती है, उसी प्रकार से ये बिंब, ये दृश्य कवि यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है इस कविता में कि क्या क्या उसने सपने देखे थे और क्या क्या उसने महसूस किया, क्या क्या अनुभूतियाँ, क्या क्या कटु जो अनुभूतियाँ उसको हो रही है, क्या क्या उसने व्यवस्थाएं, विसंगतियाँ उसके समक्ष उसको लग रही हैं, उसको प्रस्तुत हो रही हैं, उनको वो महसूस कर रहा है। जहाँ बहुत कुछ हमने बदलने की ठानी थी, लेकिन कई जगह हम मजबूर हैं, विवश है, चाह कर कि वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, तो उस बेचारगी को भी यहाँ पर कवि मन व्यक्त करता है। और एक दिन घूमते घूमते मेरे खून में काली आंधी दौड़ लगा रही थी, मेरी असफलताओं में सोए हुए वहशी इरादों को झकझोर कर जगा रही थी। उस चीज़ का, उस अनुभूति का उसको एहसास भी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो उसकी जो असफलता है उसके भीतर अंतरात्मा को उसको झंकृत कर रही है। अचानक नींद में असंख्य परतों में डूबते मैंने देखा, मेरी उलझनों के अंधेरे में हम शक्ल खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पहचाना है? मैं हिंदुस्तान हूँ। वो कहता है मैं हिंदुस्तान, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी के तुरंत बाद में सचमुच ये बहुत सारी जो है जो कवि यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, वो सारी की सारी बातें उन्होंने, जो कवि की अपनी अनुभूतियाँ हैं, कवि की ने जो कुछ भी महसूस किया है जिस समय कविता लिखी गई है, तत्कालीन परिवेश को, यहाँ पर तत्कालीन परिवेश के जो है अव्यवस्था है, तत्कालीन परिवेश की जो विडंबना है, विसंगतियाँ हैं, उन सबको कवि ने यहाँ पर कविता के में चित्रित किया है। वह हंसता है ऐसी हंसी कि दिल दहल जाता है, कलेजा मुँह का आता है। मैं हैरान हूँ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझे छुओ, मुझे जियो, मेरा यकीन करो, दलदल से मुझे बाहर निकालो। सुने तुम चाहे जिसे चुनो, मगर इसे नहीं, इसे बदलो। मुझे लगा, मतलब वो केवल परिवर्तन चाहता है, जो अवस्थाएं उसे दिखाई देती है उनमें परिवर्तन की वो मांग करता है, और वो चाहता है कि बहुत कुछ जो एक आम आदमी के लिए जो सुविधाजनक हो, आम आदमी की जो पीड़ा है, वेदना है, वो केवल दूर होनी चाहिए। इसी की कवि को कल्पना है। और ये लंबी कविता शेष अंश हम आगे इस कविता का उसका व्याख्या हम समझेंगे।